हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 10 एंड ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द कोल्ड वॉर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो उसके ऊपर वो वीडियो बन जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे फर्स्ट पूछा है इंडोनेशियन नेशनलिस्ट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको फिल करना है सुकार्नो। देन वियतनामीज रेवोल्यूशनरी कौन थे जो कि कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा हो चिन मिन। एंड देन नाइजीरियन नेशनलिस्ट जिन्होंने कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट का आप बोल सकते हो जो बने थे वो, तो यहाँ पे हो जाएगा नामदी एज़ीकीवी। देन उसके बाद इंडोनेशियाज फ्रीडम मूवमेंट साउथ इंडिपेंडेंस फ्रॉम, कहाँ से इंडिपेंडेंस मिला था इंडोनेशिया को, तो नीदरलैंड या फिर होलैंड। आपके टेक्स्ट बुक में जो टर्म यूज़ हुआ है आप उसको लिख सकते हो, दोनों ही यहाँ पे सेम चीज़ है। देन उसके बाद वियतनाम फाउट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट किया था फ्रीडम मूवमेंट में, तो फ्रांस और अमेरिका के। तो अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको जापान भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका करेक्ट आंसर फ्रांस और अमेरिका ही है। देन इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स एंड अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था और अफ्रीका का जो फ्रीडम मूवमेंट था उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस भी क्या हैं। तो सिमिलैरिटीज़ देखेंगे पहले, दोनों जो है वो कॉलोनियल रूल को अपोज कर रहे थे ताकि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो मिल पाए। देन दोनों ही नेशंस यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स राइज किए ड्यू टू द स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिस्टिक नेशंस। देन दोनों ही मूवमेंट्स जो हुए यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स दोनों ही कंट्रीज़ के, वो इंटरनल डिविजन्स जो थे उनके अमंग में, ठीक है, और वेरियस एथनिक और सोशल ग्रुप्स जो थे उनको ओवरकम करने के लिए हुआ था। उसके बाद में मतलब उनको ओवरकम करना पड़ा था। उसके बाद दिया है बोथ मूवमेंट साउथ टू रिस्टोर राइट्स एंड डिग्निटी टू ऑप्रेस्ड पीपल, जो भी ऑप्रेस्ड लोग थे उनको उनके राइट्स और डिग्निटी दिया जाए, उसके लिए ये फ्रीडम मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि जो जो दोनों नेशंस हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल जो हैं वो अपने खुद के स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्टार्ट किए थे, कोई दूसरी कंट्री जो है वो यहाँ पे उनको हेल्प करने नहीं आई थी, तो स्टार्ट ये लोग खुद से किए थे। देन डिफरेंसेस अगर देखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो जो इंडिया है वो ज़्यादा स्टैब्लिश था, मिडिल क्लास जो थे वहाँ के वो ज़्यादा स्टैब्लिश थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, जिसके वजह से एक यूनिफाइड मूवमेंट जो है वो चला। वहीं पे अफ्रीकन मूवमेंट जो है वहाँ पे रिसोर्सेज का कमी रहा। देन जो ट्राइबल लॉयल्टीज़ थे अफ्रीका के, वो डीपर डिविजन्स वहाँ पे देखने के लिए मिले, जबकि इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इन कंपैरिजन टू अफ्रीका। देन इंडिया जो है वो ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो स्ट्रगल करते रहे, सॉरी अफ्रीका जो कंट्री है वो स्ट्रगल करते रहा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। देन इंडिया को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस चाहिए था, लेकिन अफ्रीका को डिफरेंट नेशंस जो है वो रूल कर रहे थे। इसके बाद जो लीडरशिप था फ्रीडम मूवमेंट का, वो इंडिया में मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो कर रहे थे उसका बोल सकते लीडरशिप। और उसके बाद में जो अफ्रीका है वहाँ पे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफ्रीकन मूवमेंट में लीड लिए थे। तो 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस और 5 सिमिलैरिटीज़ मैं लिख रखी हूँ यहाँ पे, आपको एटलीस्ट 3 जो है वो दोनों में याद कर ले हैं। तो लिखने के लिए तो आप पूरे 5 लिख लेना, लेकिन 3 को याद करना है यहाँ पे। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 3 एशियन कंट्रीज़ इंडिया, वियतनाम एंड इंडोनेशिया कैरिड आउट लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये 3 एशियन कंट्रीज़ ने लैंड रिफॉर्म्स किए थे। तो कंपेयर करना है इन तीनों कंट्रीज़ के लैंड रिफॉर्म्स को। तो कंपेयर करते हैं ये तीनों कंट्रीज़ के लैंड रिफॉर्म्स को। सबसे पहले इंडिया में देखते हैं। इंडिया का एम था कि वो जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनको हेल्प करे कि उन लोगों को लैंड जो है वो मिल जाए, मतलब कि जो लैंड ओनर्स थे उनसे वो लैंड पुअर फार्मर्स को मिल जाए जो कि उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है लैंड रिफॉर्म का वो स्लो था, क्योंकि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे इस चेंज को। स्टिल यहाँ पे कुछ पुअर फार्मर्स थे जिनके पास में अपना खुद का लैंड जो है वो हो पाया और उनको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिला। देन वियतनाम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग अप्रोच करता है, मतलब कि जो भी वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे उनका लैंड जो है वो सीज करके डायरेक्टली पुअर फार्मर्स को दे देता है। ये प्रोसेस जो है वो क्विक हुआ, जिसके वजह से जो पुअर फार्मर्स थे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट मिला गवर्नमेंट के साइड से और फाइनली उनको अपना अपना लैंड जो है वो मिल गया जिसके ऊपर वो लोग वर्क करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था रहा इंडिया और वियतनाम का। नेक्स्ट यहाँ पे इंडोनेशिया में देखेंगे तो इंडोनेशिया का जो लैंड रिफॉर्म था वो फॉरेन के ऊपर था, मतलब डच और ब्रिटिश जो थे वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे लैंड्स में। तो उनको वो लैंड जो है वो पुअर फार्मर को देना था। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए जिसके वजह से यहाँ का जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और इसके वजह से जो पॉवर्टी है और सपोर्ट जो था इंडिपेंडेंस का, मतलब फार्मर्स को हेल्प करने में, ये सारा चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। मतलब इंडोनेशिया और नाइजीरिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में क्या सारे प्रॉब्लम्स आए और कैसे इंडिया इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इन स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। पहले इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहा था अमंग द पॉलिटिकल ग्रुप्स इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट्स एंड इस्लामिक ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स थे वो डिसएग्री हो जाते थे किसी भी स्टेटमेंट पे, विच मेड इट हार्ड फॉर द कंट्री टू हैव अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ये दोनों जो है वो अलग ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो गए हैं, तो जब भी कोई भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई भी अगर ऑर्डर आ रहा है या कुछ भी लॉ अगर ये लोग असाइन कर रहे हैं, तब उस केस में दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ यहाँ पे एग्री नहीं होते थे। तो कोई भी एक अगर डिसएग्री है तो इसके वजह से कंट्री में एक स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वो नहीं बन पा रहा था। और इंडोनेशिया हैड इंटरफेरेंस विद फ्रॉम अदर कंट्रीज़ विच मेड इट मोर डिफ़िकल्ट। दूसरे कंट्रीज़ भी इंटरफेयर करते थे इनके डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी, इस वजह से यहाँ पे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो इनको फेस करना पड़ रहा था। अब अगर नाइजीरिया का देखें तो नाइजीरिया स्ट्रगल कर रहा था डिवीजन बिटवीन इट्स ट्राइब्स और रीजन्स में, स्पेशली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। तो नाइजीरिया जो है वो खुद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इसके वजह से सिविल वॉर देखने के लिए मिला, जिसके वजह से वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। नाउ अब इंडिया इन दोनों में इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कैसे हेल्प किया। तो इंडिया वर्क टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय प्रमोटिंग यूनिटी अमंग इट्स डाइवर्स कम्युनिटीज़। उनमें जो डाइवर्सिटी था कम्युनिटीज़ में उसको यूनाइट करने का काम इंडिया किया। जैसे कि गांधी जी जो यहाँ पे लीडर हैं वो इनकरेज करते हैं लोगों को डिफरेंट रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस के, रीजन्स के, कि वो एक साथ ज्वाइन हों। इसके अलावा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करने में हेल्प किया विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस पार्टी विच रिप्रेजेंटेड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स को ये पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जो हेल्प करता है कि वहाँ पे वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएँ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे बन पाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का क्या रोल था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया जो है वो बहुत सारे ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। ये जो वेपन्स थे वो एक्सट्रीमली पावरफुल थे और पूरी की पूरी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखते थे। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो डरते थे कि डायरेक्टली इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ मत हो और कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन मत हो जाए, इसलिए वो लोग भले ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, लेकिन वो ट्राई करते थे कि इन चीज़ों का यूज़ ना हो। वो बस अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे, अपना पावर दिखाना चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स के हेल्प से फाइट नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे थे तो जो पूरा वर्ल्ड है वो टेंस था यहाँ पे, सबको डर लग रहा था कि पॉसिबिलिटी था कि इनका जो कोल्ड वॉर है वो कहीं न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट मत हो जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेड पॉसिबल। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कैसे पॉसिबल किया गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, तो उनको डिसआर्म कैसे किया जाए, मतलब ये बोल सकते हो कि दोनों को कैसे बोले कि इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करो। तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो है वो अचीव हुआ थ्रू ग्लोबल पीस मूवमेंट्स, पब्लिक प्रेशर ऑन इनिशिएटिव्स लाइक स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन स्टॉक्स, यानी कि सॉल्ट शॉर्ट फॉर्म है। इन सारे मेथड्स के थ्रू न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो है वो अचीव किया गया। जो लीडर्स थे यूएसए और रशिया दोनों के, वो ट्रीटी साइन किए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रिड्यूस करेंगे, जिसके वजह से न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो है वो स्टार्ट हुआ एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर कैन यू सी इन द वर्ल्ड टुडे। आज के डेट में भी आपको कोल्ड वॉर के क्या सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जो कोल्ड वॉर हुआ था वो लास्टिंग इम्पैक्ट्स छोड़ गया था, जो कि आज भी वर्ल्ड में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के, आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को, मिलिट्री अलायंसेस को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को इन्फ्लुएंस करता है आज भी। जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ बनाई,
और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जो कि आज तक उनके पास हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए थे उस वक़्त उसके वजह से, जैसे कि मिडल ईस्ट के, तो वो आज तक कंटिन्यू हैं। कोल्ड वॉर जो है उसके वजह से देखो मिडल ईस्ट के बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक कंटिन्यू है। तो जैसे आप एक बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखोगे कोल्ड वॉर का कि 1992 में रशिया जो है वो डिवाइड हो गया था। एक जैसे यूएसएसआर बोलते थे पहले, तो वो यूनाइटेड सोवियत थे वहाँ पे, मतलब रशिया में इतने सारे लोग थे, इतने सारे कंट्रीज थे बोल सकते हो, मतलब एक साथ फॉर्म थे, लेकिन फिर वो रशिया डिवाइड हो गया डिफरेंट कंट्रीज में। देन कोल्ड वॉर जो है उसके वजह से टेररिज्म जो है वो राइज़ हुआ। पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट करने लगे डिफरेंट ग्रुप्स को वॉर में, जिसकी वजह से टेररिज्म जो है वो राइज़ हुआ और आज तक वो है। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आज तक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डिविजन्स की वजह से और राइवलरीज़ की वजह से, जो कि सब कुछ कोल्ड वॉर के टाइम पे क्रिएट हुआ था। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जो आज भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.